हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम के मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 331 वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण होता है। अधिकारियों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि इन परीक्षणों से आनुवंशिक नुकसान हुआ है। फिर सीन न्यू मैक्सिको के कठोर धूप से झुलसे रेगिस्तान में चला जाता है, जहां वैज्ञानिकों की एक टीम एक महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजना पर काम कर रही है। अचानक उन्हें एक आदमी मिलता है जो बुरी तरह से घायल है, खून से लथपथ है और मदद की गुहार लगा रहा है। इससे पहले कि वैज्ञानिक यह भी समझ पाते कि क्या हो रहा है, एक डरावना नरभक्षी प्रकट होता है और एक कुल्हाड़ी से क्रूरता से उनको मार डालता है। वे शरीर को एक ट्रक में लोड करते हैं और चला जाता है। कहानी फिर एक जर्जर एकांत गैस स्टेशन में चली जाती है, जहां गैस स्टेशन मालिक सो रहा है। उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है और वह जाग जाता है, अपनी बंदूक उठाता है और बाहर देखता है। जैसे ही वह रूबी नाम की एक लड़की को बुलाता है, वह एक रिस्ट्रिक्टेड सरकारी एरिया की ओर जाता है और वापस जाता है। अपने रास्ते में वह स्टेशन के पास पड़ी एक अजीब सी थैली देखता है। उसे देखकर उसने कुछ बड़बड़ाता है। वह घबराकर कहता है, यह खत्म हो गया है, मैं अब और आपकी मदद नहीं कर सकता। हिचकिचाने के बाद वह बैग उठाता है और उसे अंदर ले जाता है। इस बात से अनजान कि कोई चुपचाप उसे देख रहा है। जब वह बैग खोलता है तो उसे कुछ कीमती सामान के साथ एक कटा हुआ इंसान कान मिलता है। बाद में हमें पता चलता है कि कान उसी लड़की का था जिसका यह बैग है। यह स्पष्ट हो जाता है कि गैस स्टेशन का मालिक गुप्त रूप से नरभक्षियों की मदद कर रहा है और उनके साथ सौदों में शामिल है। जैसे ही वह बैग में टटोलता है, कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। अब हम कैलिफोर्निया से सैंटियागो की सड़क यात्रा पर एक साधारण अमेरिकी परिवार से मिलते हैं। पिता बॉब, अपनी पत्नी एफेल, उनके बच्चों ब्रेंडा, बॉबी और लिन के पति डग और उनकी नवजात बेटी कैथरीन के साथ यात्रा कर रहे हैं। उनके पास ब्यूटी और बीस्ट नाम के 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी हैं। पेट्रोल भरते समय स्टेशन के मालिक एक छोटे पहाड़ी दर्रे से एक शॉर्टकट लेने के लिए परिवार को सुझाते हैं, जो नक्शे पर नहीं दिखाया गया है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद उनके वाहन के टायर में अचानक सड़क में धंसे हुए छिपे हुए धातु के स्पाइक्स घुस जाता है। फटे हुए टायर उन्हें चट्टान की ओर धकेल देता है। चौंककर उनके कुत्ते घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। बॉबी उनका पीछा करता है। बॉब मान लेता है यह कि दुर्घटना अत्यधिक गर्मी के कारण हुई थी। चारों तरफ देखने पर कहीं भी घर या लोग न होने के कारण उन्हें एहसास होने लगता है कि वे वास्तव में कितने फंसे हुए हैं। बॉबी आखिरकार लौटता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे दूर से देखा जा रहा है। अपनी स्थिति के खतरे को पहचानते हुए बॉब मदद के लिए गैस स्टेशन की ओर वापस जाने का फैसला करता है, जबकि डग मदद मांगने के लिए दूसरी तरफ जाता है। महिलाएं ट्रेलर के अंदर ही रहती है। बॉब बॉबी को एक बंदूक देता है और दूसरी बंदूक अपने पास रखता है, क्योंकि डग एक को ले जाने से इनकार करता है। फिर वे रवाना होते हैं। इसी बीच ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाजा खोलती है और ब्यूटी बाहर निकल जाती है। बॉबी उसका पीछा रेगिस्तान में काफी दूर तक करता है। जल्द ही उसे जमीन पर खून मिलता है और वह उसका पीछा करता है। कुछ ही दूरी पर वह ब्यूटी का शरीर खोजता है, जो कटा हुआ और क्रूरता से फटा हुआ है, जिसे देखकर वह घबराकर भागता है, लेकिन एक पहाड़ी से गिर जाता है और होश खो बैठता है। रूबी नाम की एक अजीब विकृत लड़की दिखाई देती है और चुपचाप उसके बगल में बैठ जाती है। वह नरभक्षी होने के बाद भी संवेदनशील है और दूसरों नरभक्षी जैसी नहीं है। वह बॉबी को अपने भाई गोगल से बचाने की कोशिश करती है, जो एक परेशान करने वाले बच्चे की तरह ब्यूटी के कटे हुए पैर को चबा रहा है। कहीं और डग एक लंबे खाली गलियारे में प्रवेश करता है, जो धूल लगी कारों से भरे एक विशाल हॉल की ओर जाता है। जब वह उनकी जांच करता है तो उसे पता चलता है कि वे सभी गंभीर रूप से खराब है और स्पष्ट रूप से कई वर्षों से किसी ने उसे नहीं चलाया है। इस बीच बॉब देर रात गैस स्टेशन पर वापस आता है। वह अंदर जाता है, मालिक की तलाश करता है और उसी बैग को देखता है, जिसमें अब स्पष्ट रूप से एक कटा हुआ कान है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है और चारों तरफ देखा है और पुराने फटे हुए अखबारों को पाता है, जिनके हेडलाइन में अतीत की एक भयानक घटना का संकेत दिया गया है। जब बॉब जाने के लिए अपनी कार में बैठता है तो अचानक उसे मालिक चिल्लाता हुआ सुनाई देता है। बॉब उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, आदमी अपनी बंदूक अपनी ओर घुमाता है और अपना सिर उड़ा लेता है। घबराया हुआ बॉब अपने गाड़ी की ओर दौड़ता है। इससे पहले कि वह भाग सके, एक नरभक्षी हमला करता है, उसे बेहोश कर देता है और घसीट कर ले जाता है। इसके बाद टेलर में हम वापस देखते हैं। ब्रेंडा बॉबी को खोजने जाती है। रूबी अभी भी उसके बगल में बैठी है, लेकिन जब वह ब्रेंडा को पुकारते सुनती है तो वह तुरंत भाग जाती है। ब्रेंडा बेहोश बॉबी को वापस लाती है, लेकिन वह किसी को नहीं बताता कि उसने क्या देखा। बॉबी कहता है, कुछ गलत लग रहा है। सभी को अंदर रहने के लिए कहता है, जबकि वह चेक करने के लिए बाहर निकलता है। डग जल्द ही वापस आता है
और बताता है कि आगे की सड़क कहीं नहीं जाती है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तब भी बॉबी यह नहीं बताता है कि उसने क्या देखा था। डग से कहता है, अगर बॉब आधी रात तक वापस नहीं आता है तो हम खुद उसके पीछे जाएंगे। कुछ देर के लिए सब आराम करते हैं। डग और लिन कार में रहते हैं, अन्य ट्रेलर के अंदर सोते हैं। बॉबी ही अकेला है जो जागता रहता है। परेशान होकर वह जानवर की तलाश के लिए बाहर निकल जाता है। इस बीच प्लूटो नाम का एक विशालकाय नरभक्षी कार में घुस जाता है और ब्रेड को पकड़ने की कोशिश करता है। उसी समय बॉबी को खतरे का एहसास होता है और वह डग को जगाता है और आखिरकार न बच्चों के बारे में सब कुछ बताता है। अचानक एक भयानक चीख रेगिस्तान में गूंजती है। यह बॉब है। नरभक्षियों ने उसे आग लगा दी है। डग और अन्य लोग बॉब की ओर दौड़ते हैं। उसी समय लिजर नाम का एक और नरभक्षी उनकी कार में कूद जाता है। बॉब आग से घिरा हुआ उनके ठीक सामने जलकर मर जाता है। कोई उसे नहीं बचा सकता। इस बीच लिन को ब्रेंडा की चीख सुनाई देती है। वह अंदर जाती है और पाती है कि एक नरभक्षी ने उसकी नवजात बेटी को पकड़ लिया है। नरभक्षी बच्चे पर बंदूक तानता है और लिन पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी एथेल अंदर घुसती है और पीछे से नरभक्षी पर हमला करती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाती, नरभक्षी मुड़ जाता है और अपने पिता को गोली मार देती है। गोली की आवाज सुनकर डग और बॉबी ट्रेलर की ओर दौड़ते हैं। लिजार्ड ब्रेंडा को मारने ही वाला होता है कि तभी लिन अचानक एक तेज पेंच उसकी टांग में घुसा देती है। लिजार्ड गुस्से में गोली चलाता है और लिन को गोली मारता है। लिजार्ड ब्रेंडा को दूर खींचता है, लेकिन डग और बॉबी उस समय ट्रेलर तक पहुंच जाते हैं। जब डग अंदर जाता है तो वह लिन का बेजान शरीर पाता है। वह टूट जाता है। अपने खोए हुए बच्चे को पाकर डर जाता है। उसे एहसास होता है कि कैथरीन चली गई है। एक नरभक्षी ने उसे ले लिया है। नरभक्षियों में से एक, गोगल, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था, लेकिन अचानक परिवार का कुत्ता उस पर कूद जाता है, जोरों से हमला करता है। एथेल अभी भी जीवित है, लेकिन कुछ ही पलों में दर्दनाक तरीके से मर जाती है। गुस्से से बेकाबू होकर बॉबी सभी न बच्चों को मार डालना चाहता है, लेकिन डग उसे शांत करने की कोशिश करता है। उस समय उन्हें एक अजीब शोर सुनाई देता है, जो एक नरभक्षी की आवाज है। वे कुत्ते को देखते हैं, जो वहां एक वॉकी टॉकी लिए खड़ा था जो उसने गोगल से लिया था। सुबह की पहली रोशनी के साथ डग कैथरीन को खोजने के लिए जानवर के साथ निकलता है। कुत्ता उसे बिखरी हुई हड्डियों और मानव अवशेषों से भरी एक पुरानी खदान की ओर ले जाता है। यह स्पष्ट रूप से नरभक्षियों का कब्रिस्तान है। बीस्ट डग को वापस बाहर ले जाता है। इसी बीच ब्रेंडा और बॉबी बचे हुए नरभक्षियों को खत्म करने के लिए अपना जाल तैयार करते हैं। डग गांव की ओर जाता है और अंत में कैथरीन को ढूंढ लेता है। लेकिन जब वह उसे वापस लेने के लिए एक जर्जर घर में प्रवेश करता है तो सिस्ट नामक एक भयानक नरभक्षी दिखाई देता है। डग जल्दी से छिप जाता है। एक बार सिस्ट के जाने के बाद डग अंदर फिसल जाता है। वहां वह एक विशाल विकृत महिला बिग मामा को टीवी देखते हुए देखता है। डग चुपके से कैथरीन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बिग मामा अचानक उस पर हमला करती है और डग को बेहोश कर देती है। डग एक विशाल आइस बॉक्स में जागता है, जो मानव शरीर के अंगों से भरा होता है। ठंड से हो रहे दर्द से लड़ते हुए वह भागने में सफल होता है और आगे बढ़ता है। वह बड़ा चौकन्ना होकर आगे बढ़ता है। जल्द ही वह बिग ब्रेन के रूप में जाने जाने वाले एक परेशान करने वाले नरभक्षी से मिलता है। उसके द्वारा हम जान पाते हैं कि यह नरभक्षी कौन है। बिग ब्रेन बताते हैं, हमें बाहर निकाल दिया गया था। तब हम नीचे और यहाँ छिप गए। इस जमीन पर कई परमाणु परीक्षण हुए थे। रेडिएशन ने हमें नरभक्षी रूप में बदल दिया, जो आप देखते हैं। डग जानना चाहता है कि कैथरीन कहाँ है, लेकिन बिग ब्रेन का दावा है कि वह नहीं जानता। अचानक प्लूटो गुस्से में आ जाता है और डग पर हमला करता है। बर्बर लड़ाई के दौरान प्लूटो एक कुल्हाड़ी से डग की 2 उंगलियां काट देता है, लेकिन डग आखिरकार उसे मार डालता है। कुछ देर बाद डग ने सिस्ट को बंदूक के साथ आते देखा। वह छिप जाता है, बाहर कूदता है और एक झटके में उसे मार डालता है। उसी समय बिग ब्रेन लिजार्ड को डग के बच्चे को मारने का आदेश देता है, लेकिन बीस्ट अंदर घुस जाता है और इससे पहले कि वह कुछ और कह पाए, बिग ब्रेन को मार डालता है। डग कैथरीन के लिए हर झोपड़ी की तलाशी लेता है। वह हर जगह भयंकर रूप से नरभक्षी बच्चों को देखता है, लेकिन कैथरीन नहीं मिलती है। इस बीच लिजार्ड बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे कैथरीन की जगह एक सूअर का बच्चा मिलता है। कैथरीन वहां नहीं है। हमें यह पता चला है कि रूबी ने गुप्त रूप से कैथरीन को बचाया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गई। वही दूसरी और बॉबी और ब्रेंडा को पता चलता है कि उनकी मां का शरीर गायब है। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि नरभक्षी जुपिटर का पिता उसके शव को खा रहा है, जिसे देखकर घबराए हुए भागते हैं और नरभक्षी उनका पीछा करने लगता है। वे उसे अपने जाल में फंसाते हैं और जब वह ट्रेलर का दरवाजा खोलता है तो एक विशाल विस्फोट होता है,
जिससे वह नरभक्षी मारा जाता है। उसके तुरंत बाद रूबी कैथरीन को डग को लौटा देती है। लिजर्ड दिखता है और डग उसे गोली मारता है। रूबी कैथरीन को सौंपती है, लेकिन लिजर्ड फिर से हमला करता है। रूबी उसे पकड़ती है और रूबी रिजल्ट को लेकर चट्टानों से नीचे कूद जाती है, जिससे वह मारा जाता है और खुद को बलिदान कर देती है। बॉबी को डर है कि जुपिटर अभी भी जिंदा है, लेकिन ब्रेंडा उसकी खोपड़ी में एक कुल्हाड़ी से मारती है। कुछ देर बाद डग दिखाई देता है, कैथरीन को अपने साथ लिए हुए। राहत उन पर छा जाती है, लेकिन वे सतर्क रहते हैं। और उसके साथ डरावनी एड्रेनालाइन भरी कहानी का अंत हो जाता है।